तो आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी राजनीति की किसी भी और कहानी जैसी नहीं है। हम अजय सिंह चौहान की किताब अग्निपथ की साध्वी के जरिए उमा भारती की उस अनोखी राजनीतिक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे जो एक संत परंपरा से शुरू हुई और सीधे सत्ता के शिखर तक जा पहुंची। तो चलिए शुरुआत इसी दिलचस्प विरोधाभास से करते हैं। सोचिए, एक ही इंसान संत भी है, योद्धा भी, मुख्यमंत्री भी और एक विद्रोही भी। उमा भारती में ये सारे रूप एक साथ दिखते हैं और ये किताब बस इसी जटिल पर्सनालिटी की परतों को एक एक करके खोलती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। पहले हिस्से में हम यही समझेंगे, एक लीडर की मेकिंग, मतलब एक छोटे से कस्बे की लड़की जो अपने भाषण कला के लिए मशहूर थी, वो आखिर देश की राजनीति में इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गई। आइए देखते हैं। अब ये टाइमलाइन देखिए, इसमें जो बात वाकई हैरान करती है वो है उनकी स्पीड। सोचकर देखिए, एक आध्यात्मिक हस्ती और सिर्फ एक दशक के अंदर वो भारत की संसद में पहुंच जाती हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी, एक जबरदस्त छलांग थी जिसने सब कुछ चौंका दिया था। उस दौर की राजनीति को समझने के लिए इन दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, मंडल और कमंडल। ये दो अलग अलग लहरें थीं जो एक साथ चल रही थीं। एक तरफ था मंडल जो ओबीसी जातियों के सामाजिक न्याय और आरक्षण की बात करता था, और दूसरी तरफ था कमंडल जो धर्म के आधार पर, मतलब राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुओं को एक करने की बात करता था। और ये दोनों लहरें अक्सर एक दूसरे से टकराती थी। और यहीं पर उमा भारती की भूमिका बहुत अनोखी हो जाती है। किताब बताती है कि वो इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह थी। कैसे? क्योंकि वो खुद एक ओबीसी समुदाय से आती थी, तो वो मंडल की राजनीति के वोटर से कनेक्ट करती थी, और साथ ही वो हिंदुत्व की एक बड़ी आवाज थी जो कमंडल के राजनीति का चेहरा थी। तो बीजेपी के लिए उन्होंने इन दो बिल्कुल अलग, यहाँ तक कि विरोधी धाराओं को एक साथ जोड़ दिया। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, अग्नि परीक्षा। यहाँ से उनके करियर का सबसे ड्रामेटिक, सबसे तूफानी दौर शुरू होता है। ये वो वक्त था जब वो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ये कार्यकाल बहुत छोटा और उथल-पुथल भरा रहा। 173 ये नंबर सब कुछ बयां कर देता है। ये उनकी जबरदस्त लोकप्रियता का सबूत था। 2003 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी को एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलाई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 230 में से 173 सीटें, और इसी के साथ उन्होंने राज्य में कांग्रेस के 10 साल पुराने राज को खत्म कर दिया। ये एक तरफा जीत थी, एक जबरदस्त मैंडेट। और देखिए, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले उन्हीं मुद्दों पर काम करना शुरू किया जिनके वादे पर वो चुनाव जीती थीं। उनका पूरा फोकस था बिजली, सड़क, पानी पर। ये वो बुनियादी जरूरतें थीं जिनसे आम जनता परेशान थी, और इसी ने उन्हें वोट दिलाया था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। बाहर से तो सब ठीक लग रहा था, जनता का पूरा सपोर्ट था, पर अंदर यानी पार्टी के भीतर मुश्किलें बढ़ रही थीं। किताब के मुताबिक इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद भी उन्हें अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं और गुटों से काफी प्रेशर और विरोध का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर हुआ क्या? उनके सीएम पद से हटने की वजह बना एक पुराना केस, तिरंगे से जुड़ा हुआ। ये करीब 10 साल पुराना मामला था जो अचानक से सामने आ गया। पार्टी के अंदर चल रही खींचतान के बीच ये मामला एक चिंगारी की तरह साबित हुआ। किताब बताती है कि ये एक ऐसा पॉइंट था जहां ये समझना मुश्किल हो गया कि क्या ये कानूनी मामला है या फिर एक राजनीतिक साजिश। और नतीजा ये हुआ कि अगस्त 2004 में, मतलब मुख्यमंत्री बनने के 1 साल से भी कम वक्त में, उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा। ये उनके पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन सीएम की कुर्सी छोड़ना कहानी का अंत नहीं था। असल में यहीं से उनके करियर का एक नया और शायद सबसे विद्रोही दौर शुरू हुआ। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विद्रोह और यथार्थवाद। ये वो समय था जब उन्होंने सिस्टम को सीधी टक्कर देने का फैसला किया। साल 2005 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने बीजेपी छोड़ी और अपनी खुद की एक नई पार्टी बना ली। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क था, और ये उनके लड़ाकू और किसी के आगे न झुकने वाले स्वभाव को साफ साफ दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हो गया? किताब के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजहें थी। पहली, पार्टी का कोई मजबूत संगठन ही नहीं बन पाया। दूसरी, चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसकी भारी कमी थी।
और तीसरी, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई तीसरी पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाई। मतलब सिर्फ करिश्मा काफी नहीं था, और ये उनके लिए एक कड़वा सच था। अपनी पार्टी के असफल होने के बाद 2011 में वो वापस बीजेपी में आ गईं। पर इस बार की वापसी पहले जैसी नहीं थी। लेखक कहते हैं कि इस बार उनमें एक नई तरह की मैच्योरिटी थी, एक प्रैक्टिकल अप्रोच। ऐसा लगता है जैसे अपने इस विद्रोही दौर के अनुभवों ने उन्हें राजनीति को एक नए नजरिए से देखना सिखा दिया था। तो यहीं से शुरू होती है उनके करियर की दूसरी इनिंग्स, जिसे हम कह सकते हैं एक यथार्थवादी की दूसरी पारी। अब उनका फोकस मध्य प्रदेश की राजनीति से हटकर नेशनल लेवल पर शिफ्ट हो गया। वो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय नीतियों और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगी। जैसे 2014 में जब वो केंद्र में जल संसाधन मंत्री बनी, तो उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, नमामि गंगे मिशन को लीड करने की। गंगा नदी को साफ करने का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। और ये उनके लिए सिर्फ एक सरकारी काम नहीं का, ये उनकी निजी आस्था और उनकी राजनीतिक भूमिका का एक परफेक्ट मेल था। और ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। लेखक का मानना है कि उनका काम करने का तरीका, खासकर जब पर्यावरण की बात आती है, तो वो धर्म और प्रशासन को मिला देता है। मतलब वो प्रकृति के लिए अपनी धार्मिक श्रद्धा को अपनी सरकारी पॉलिसी का हिस्सा बना लेती थी। जैसे उनके लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, गंगा माँ है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद सवाल उठता है कि उमा भारती की लेगेसी क्या है, उनकी विरासत क्या है। चलिए आखिरी हिस्से में इसी पर नजर डालते हैं, एक अधूरी विरासत। तो उनकी विरासत क्या है? पहली बात, वो भारतीय राजनीति में एक ऐसी महिला नेता है जो किसी राजनीतिक घराने से नहीं आई। वो सेल्फ मेड हैं। उन्होंने पुरुष प्रधान राजनीतिक ढांचे को सीधी टक्कर दी। लेकिन उनका पूरा करियर व्यक्तिगत करिश्मे और पार्टी के सिस्टम के बीच एक खींचतान में बीता है। और आज भी वो शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाती रहती हैं। तो उनकी कहानी एक ऐसी सेल्फ मेड महिला की है जिसने बैरियर्स तोड़े, पर उसी सिस्टम से भी लड़ी जिसे वो लीड करना चाहती थीं। यही उनकी लेगेसी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या कोई करिश्माई नेता जो अपने व्यक्तिगत विश्वास और जनता के सपोर्ट के दम पर आगे बढ़ता है, वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के कड़े और अनुशासित ढांचे के अंदर सच में कामयाब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही मुश्किल है जितना उमा भारती के दौर में था।